वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी क्लास AK अकेडमी आर्मी क्लास में। तो फ्रेंड्स आज फिर से हम देखेंगे 29 क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। इसमें आपको टाइम भी मिलेगा, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन पे। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपने पहले क्वेश्चन से हमारा पहला क्वेश्चन है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हिप्नोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर सी पोमोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथोलॉजी। फ्रेंड्स आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स आपका टाइम समाप्त हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये ए हिप्नोलॉजी, जो दिया गया है यही हमारा आंसर होगा, राइट आंसर होगा। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। और फ्रेंड्स नींद जो हमें आती है ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेन का जो पेनियल ग्लैंड है ये वाला, इसी से जो है ये हार्मोन स्रावित होता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि निद्रा लाने का काम करता है। फ्रेंड्स ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये ब्रेन के एक भाग पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, और उसी हार्मोन की वजह से यानी पीनियल हार्मोन की वजह से जो हमें निद्रा आती है, सॉरी पीनियल हार्मोन नहीं, पीनियल ग्रंथि है ये, और उसी पीनियल ग्रंथि की वजह से जो हार्मोन स्रावित होता है ये मेलाटोनिन हार्मोन, यही निद्रा के लिए यानी कि नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जवाब देंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष, वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? आपको बताना है AK चंदा, या फिर ऑप्शन बी KC नियोगी, या फिर ऑप्शन सी महावीर त्यागी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। फ्रेंड्स आपका टाइमर समाप्त हो चुका है, और यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी KC नियोगी। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है यही हमारा राइट आंसर होगा। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में KC नियोगी को नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स ये जो वित्त आयोग है ये क्या होता है, इसको समझेंगे थोड़ा कि केंद्र और राज्य की सरकार के बीच जो वित्तीय बंटवारा या संबंध को स्थापित करने का काम करता है। वित्तीय का मतलब होता है फ्रेंड्स, वित्त का मतलब होता है पैसा। तो केंद्र और राज्य के बीच पैसों का कुछ लेन देन होता है, इन्हीं के बारे में ये वित्त आयोग से संबंधित है, यही सब के बारे में वित्त आयोग संबंधित है। और फ्रेंड्स इससे अगर अनुच्छेद पूछे कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का चर्चा है या जिक्र है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 280, और थोड़ा सा 281 में भी कुछ वर्णन है। तो आपको ध्यान में रखना है 280 तो ध्यान में रखना ही है कि अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। और फ्रेंड्स इसका गठन 1951 में हुआ था। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कर मत दो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, या ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड्स आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर करेंगे कि कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका टाइमर समाप्त हो चुका है, और यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है सरदार पटेल, यही हमारा राइट आंसर होगा। सरदार पटेल ने कहा था कर मत दो, ऐसा इन्होंने ये नारा दिया था। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो महात्मा गांधी है, इन्होंने नारा दिया करो या मरो, यानी कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो संघर्ष चल रहा था उन्हीं के बारे में जो जितने भी बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ इन सभी के बारे में, ये सारे आंदोलन में दिए गए नारा है। और फ्रेंड्स ये आगे जो आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सरदार पटेल तो हो ही गया, महात्मा गांधी, उसके बाद भगत सिंह ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और बाल गंगाधर तिलक स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको ध्यान में रखेंगे। चारों बातों को आपको ध्यान में रखना है कि सरदार पटेल ने कर मत दो का नारा दिया, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया, और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इन चारों बातों को आपको ध्यान में रखना है। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, इंडियन मिलिट्री अकादमी यानी अकादमी कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, या फिर ऑप्शन नंबर बी मैसूर, या फिर ऑप्शन नंबर सी पुणे, या ऑप्शन नंबर डी देहरादून। तो फ्रेंड्स आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर करेंगे कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है।
तो फ्रेंड्स ये आपका टाइमर समाप्त हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है देहरादून। यहाँ पे हमारा ये इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। और फ्रेंड्स ये इसकी बात करें तो ये देहरादून कहाँ है, अगर ऐसा पूछा जाए, इंडियन मिलिट्री अकादमी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। आपको ध्यान में रखना है, इंडियन मिलिट्री अकादमी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। फ्रेंड्स इसको एक तरह से एक यह भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे ये मिलिट्री अकेडमी है, यानी कि मिलिट्रियों को प्रशिक्षण देने का काम यहीं पे किया जाता है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये आर्मी स्कूल के तरह से जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक मिलिट्री अकेडमी है जिसकी स्थापना देहरादून में की गई है, उत्तराखंड के देहरादून में, और स्थापना 1932 में की गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किसकी समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, या ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी। फ्रेंड्स आपका टाइमर स्टार्ट होता है और जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो टाइमर आपका समाप्त हो चुका है। यहाँ पे हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स राजीव गांधी। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, इसको आप ध्यान में रखना है आपको। और फ्रेंड्स महात्मा गांधी जो दिया गया है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ है तो आप कहेंगे कि ये दिल्ली में है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल दिल्ली में है। और फ्रेंड्स ये जो दिल्ली में है महात्मा गांधी का समाधि स्थल, इसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो दिल्ली में है और इसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल और देखते हैं, हाँ अगला सवाल देखते हैं। लेकिन फिर उससे पहले एक बात और आप जान लीजिए कि जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल दिल्ली में है, उनके समाधि स्थल पे इनके द्वारा बोला गया आखिरी शब्द हे राम ये लिखा गया है इनके समाधि स्थल पे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि हे राम शब्द निम्नलिखित में से किसके समाधि स्थल पे लिखा गया है या फिर किन का अंतिम शब्द था, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी का। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है कि चावल का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए गोधूम, या फिर ऑप्शन नंबर बी व्रीहि, या फिर ऑप्शन नंबर सी इच्छावर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे। आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है अब। तो फ्रेंड्स आपका टाइमर स्टार्ट है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स जल्दी लिखिए। हाँ यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्रीहि। चावल का प्राचीन नाम जो है व्रीहि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स संस्कृत में, अगर संस्कृत में चावल का नाम पूछा जाए तो इसे तांडुल कहा जाता है। संस्कृत में चावल को तांडुल कहा जाता है, जबकि तमिल भाषा में इसे अरिसी कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है इन दोनों बातों को कि संस्कृत में चावल को तांडुल और तमिल भाषा में अरिसी कहा जाता है, अरिसी। और फ्रेंड्स एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि चावल की बात हो रही है तो चावल में विटामिन बी हमें चावल से प्राप्त होता है, विटामिन बी हमें चावल से प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स एकमात्र चावल ऐसा है ये गोल्ड राइस ऐसा चावल है जिससे कि हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। इसको भी दोनों बात को आपको ध्यान में रखना है कि विटामिन बी हमें प्राप्त होता है चावल से, और गोल्ड राइस ऐसा चावल है जिससे कि हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स यहाँ से एक बात और कि बासमती चावल भारत का एकमात्र प्रसिद्ध चावल है जो कि भारत विदेशों में यानी निर्यात करने का काम करता है। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी, या फिर ऑप्शन नंबर बी राजाराम, या फिर ऑप्शन नंबर सी बाजीराव प्रथम, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाजीराव द्वितीय। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग जल्दी से लाइव क्लास में आ सकें। और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अभी तक में जो हमारा सब्सक्राइबर की संख्या है वो 233 हो गया है आप ही लोग के सहयोग से। और जल्दी से जल्दी जब हम थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो 1000 हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, और उसके बाद हम लोग लाइव क्लास में आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाजीराव प्रथम। फ्रेंड्स ये जो बाजीराव प्रथम है ये मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति थे और इनका कार्यकाल यानी शासनकाल की बात करें तो 1720 से 1740 ईस्वी। आपको ध्यान में रखना कि बाजीराव प्रथम जो है मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति हुए और इनका कार्यकाल या शासनकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक। इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए
संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर ऑप्शन नंबर बी रूस से, या फिर ऑप्शन नंबर सी जर्मनी से, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका टाइम समाप्त हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया, इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए कैरोटीन के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर बी कैरोटीनाइड के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिए में से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुरकुमिन के कारण। तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स जल्दी से टाइमर के समाप्त होने से पहले आप आंसर कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका टाइमर समाप्त हो चुका है, और यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुरकुमीन, यानी कि कुरकुमीन होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कुरकुमीन होता है। आपको ध्यान में रखना है कि इसको कुरकुमीन कहते हैं। हल्दी का पीला रंग जो होता है वो कुरकुमीन के कारण, और इसका लैटिन नाम जो है कुरकुमा लौंगा। इसका हल्दी का जो लैटिन नाम है कुरकुमा लौंगा नाम है, इसको ध्यान में रखेंगे। और आयुर्वेद में हल्दी को एक औषधि के रूप में माना गया है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे कफ और खांसी जो होती है अगर आप दूध में रख के पीते हैं तो ये काफ़ी मात्रा में इसमें सुधार आ जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए एर्निकोफर्मी, या फिर ऑप्शन नंबर बी आइंस्टाइन, या फिर ऑप्शन नंबर सी फैराडे, या फिर ऑप्शन नंबर डी सीवी रमन। फ्रेंड्स आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। आपका टाइमर स्टार्ट है, जल्दी से करेंगे। तो फ्रेंड्स आपका टाइम आउट। चलिए देखते हैं इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ये जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए एनरिको फर्मी ने इसका पहला नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किया या निर्माण किया, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स ये इन्होंने जो निर्माण किया था उसका नाम क्या था, यानी कि पहला जो नाभिकीय रिएक्टर इन्होंने तैयार किया था उसका नाम था शिकागो पाइल 1। आपको ध्यान में रखना है। और ये फ्रेंड्स देखते हैं, इतना काफ़ी है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर 6, या फिर ऑप्शन नंबर बी 7.4, या फिर ऑप्शन नंबर सी 7, या फिर ऑप्शन नंबर डी जल्दी से बताएंगे 8.4। फ्रेंड्स आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स मैंने टाइमर इस वजह से लगाया है ताकि मैं आपको थोड़ा सा तेज़ी में जल्दीबाजी में आपको क्वेश्चन का आंसर करना बता दूं, तो सिखला दूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा मानव रक्त का पीएच मान। ये रक्त का पीएच मान होता है 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये मानव रक्त का पीएच मान होता है। और फ्रेंड्स इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि मानव यानी कि माँ सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती है, किसको चाहती है? अपने बच्चे को तो चाहती है। माता और बेटे के बीच चाहना यानी कि प्रेम का संबंध होता है। माँ किससे चाहती है? बच्चे को। तो फिर चाहती है मतलब 74, यानी कि 7.4 यानी 7.4। आपको इस तरह से याद रखना है तो याद रख सकते हैं, वरना 7.4 आप ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है 6 होता है। फ्रेंड्स मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और 8.4 जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, फ्रेंड्स ये जो 8.4 है ये समुद्र के जल का पीएच मान होता है, यानी कि समुद्र के जल का पीएच मान। समुद्र को फ्रेंड्स इंग्लिश में सी कहते हैं, SEC। तो SEAC और SEC एक होता है। सी मीन्स देखना, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है सी मीन्स देखना नहीं, यहाँ पे समुद्र आपको ध्यान में रखना है। और समुद्र मतलब समुद्र चौड़ा होता है, तो सी मीन्स देखना, चौड़ा होता है 84 आपको ध्यान में रखना है। समुद्र चौड़ा होता है तो आपको इस तरह से ध्यान में रखें 84, यानी कि 8.4 समुद्र के जल का पीएच मान होता है। और फ्रेंड्स ये पीएच मान जो मैं कह रहा हूँ ये पीएच मान, और फ्रेंड्स एक और है, पहले उसको समझ लीजिए। 7 जो दिया गया है ये जो जल हम पीते हैं यानी पानी, साधारण जल का पीएच मान क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 7 होता है, यानी कि पानी हमारा उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। फ्रेंड्स ये अम्लीय और क्षारीय क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसको पहले समझते हैं कि अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय जो होता है वो किसी भी पदार्थ की एसिडिक को दर्शाता है, यानी कि वो कितना ये है उसमें एसिड की मात्रा है। जैसे कि नींबू का रस वो क्या हो गया? अम्लीय हो गया, यानी कि उसमें एसिड की मात्रा है। और क्षारीय का मतलब क्या होता है? जिसमें कि जैसे कि समुद्र का पानी ये क्षारीय होता है, यानी कि नमकीन होता है। इसको ध्यान में रखेंगे इन दोनों बातों को। अम्लीयता और क्षारीयता किस चीज़ से मापी जाती है? तो इससे रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल नहीं, पीएच स्केल से मापा जाता है। रिएक्टर स्केल से भूकंप मापा जाता है।
कंफ्यूज नहीं होना है। रिएक्टर स्केल से भूकंप मापा जाता है, जबकि पीएच स्केल से ये किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता मापी जाती है। और फ्रेंड्स इसकी खोज सोरेनसन ने की थी, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, पूरा वीडियो देखना है, तभी आप इस 29 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। और फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जकार्ता, या फिर ऑप्शन नंबर बी मनीला, या फिर ऑप्शन नंबर सी ओसाका, या फिर ऑप्शन नंबर डी शंघाई। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर जल्दी से करेंगे, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइमर स्टार्ट है और ये समाप्त हो चुका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए जकार्ता, ये जकार्ता हमारा राइट आंसर होगा कि आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है, ये ए हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स आसियान का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ दे कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन यानी आसियान नेशंस। और फ्रेंड्स इसमें सदस्य देश की संख्या बताएं तो 10 है, जिसमें भारत शामिल नहीं है, यानी कि आसियान का सदस्य देश भारत नहीं है, लेकिन 10 देश ऐसे हैं जो कि आसियान के सदस्य हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स इसके मतलब इसका जो गठन किया गया था 8 अगस्त 1967 को किया गया था। आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को किया गया था, जिस वजह से 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना। और फ्रेंड्स एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि इसका आसियान का एक आदर्श वाक्य है, जिसमें आदर्श वाक्य में है वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कंट्री। इसको ध्यान में रखना है कि आसियान का एक आदर्श वाक्य है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कंट्री। तो फ्रेंड्स चलिए इसका आंसर इतना काफ़ी हो गया। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स आपका अगला सवाल है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, या फिर ऑप्शन नंबर बी विटामिन, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी लोहा। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो फ्रेंड्स आपका टाइमर समाप्त हो चुका है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है यही हमारा राइट आंसर है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, यानी कि प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में किससे प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे कि सोयाबीन से प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। लेकिन अगर ये प्रोटीन की बात करें तो केवल प्रोटीन हमें सोयाबीन से ही नहीं मिलता है, हमें दाल से भी प्रोटीन मिलता है, हमें ये दूध खाते हैं दूध से भी मिलता है, और ऐसे बहुत सारे, जैसे अंडा हो गया, अंडा से भी प्रोटीन मिलता है। तो फ्रेंड्स ये प्रोटीन का स्रोत बहुत सारा है, जिसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में किससे मिलता है, तो आप कहेंगे सोयाबीन। इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो क्वाशियोरकर जो रोग है ये प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे पूछा गया कि 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए सी रंगराजन, या फिर ऑप्शन बी डॉक्टर विजय एल केलकर, या फिर ऑप्शन नंबर सी YV रेड्डी, या फिर ऑप्शन नंबर डी AK माथुर। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से फ्रेंड्स जल्दी से कीजिए, क्योंकि टाइम आपका चल रहा है और ये टाइम समाप्ति पे आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ये सी YV रेड्डी, ये 14वें वित्त आयोग। फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे, तो KC नियोगी। प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष KC नियोगी, जबकि 14वें वित्त आयोग अध्यक्ष जो हैं YV रेड्डी कहलाते हैं। और 15वें वित्त आयोग, अभी वर्तमान समय में 15वें वित्त आयोग भी नियुक्त हो चुके हैं, और ये हैं NK सिंह। आपको ध्यान में रखना है, 15वें वित्त आयोग NK सिंह, 14वें वित्त आयोग YV रेड्डी, और प्रथम वित्त आयोग आपको ध्यान में रखना है ये KC नियोगी है। और फ्रेंड्स वित्त आयोग का जो जिक्र है अनुच्छेद 280 में है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, या फिर ऑप्शन नंबर बी टेस्ला, या फिर ऑप्शन नंबर सी फैराडे, या फिर ऑप्शन नंबर डी आइजक न्यूटन। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है।
तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तड़ित चालक क्या होता है, आपसे पूछा गया है। सॉरी, आविष्कार किसने किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये एक धातु की छड़ होती है जो कि जो ऊंचे ऊंचे जो महल होते हैं, सबसे ज़्यादा ऊंचे जो घर बनाए जाते हैं, उनकी छत पे इस तड़ित चालक की छड़ को लगा दिया जाता है, ताकि जो बिजली होती है, जो बादल कड़कते हैं उससे जो बिजली उत्पन्न होती है वो उस छत पे ना गिरे, उस घर पे ना गिरे, इसलिए इसको तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। मैं आपको तस्वीर में दिखला देता हूँ कि ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस दोनों तस्वीर में से जो ब्लू वाली तस्वीर है जो आप देख रहे होंगे, वो जो है जिसमें बादल नहीं, एक छड़ की तरह जो आकार का है, यही है तड़ित चालक। और फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं बादल जो चमक रहा है, ये इसी को तड़ित चालक का काम होता है कि बादल को उस घर पे गिरने से रोकना। जब भी वो बादल गिरेगा तो इस तड़ित चालक से होते हुए ज़मीन पे गिर जाता है। यही काम होता है तड़ित चालक का, और इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मीनंबकम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, या फिर ऑप्शन नंबर बी बैंगलोर, या फिर ऑप्शन सी चेन्नई, या फिर ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइमर समाप्त हो चुका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है चेन्नई, यहीं पे स्थित है निम्बकम हवाई अड्डा, यानी कि ये एयरपोर्ट ये चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेनिंजाइटिस, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्लिया, या फिर ऑप्शन नंबर सी सिलोकोसिस रोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकेंड है, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3, और फिर ये समाप्त हो चुका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है सिलोकोसिस जो रोग होता है, ये कोयले में काम करने वाले, कोयले की खानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको ये रोग हो जाता है, सिलोकोसिस। तो फ्रेंड्स ये होता कैसे, कोयले में जो लोग यानी कि जो मजदूर काम करते हैं, उस कोयले से जो धूल कण जो उड़ते हैं, वही इनके यानी कि जो मजदूर हैं उनकी त्वचा रेस्पिरेटरी सिस्टम के यानी कि श्वसन तंत्र के माध्यम से उसके शरीर में जाते हैं, और उन्हीं के माध्यम से ये सिलोकोसिस रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। और फ्रेंड्स एक बात और, आपको कहीं कहीं ये न्यूमोकोनियोसिस भी मिलता है, तो फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है, ये न्यूमोकोनियोसिस या फिर जो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, या फिर ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से फ्रेंड्स जल्दी से कीजिए, इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर जो दिया गया है चारों, यानी कि चारों जो दिया गया है ए डी ई के, ये चारों ऑप्शन जो है हमारा वसा में घुलनशील है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चारों जो दिया गया है ए बी सी डी, ये चारों सही है, यानी कि ऑल आर फॉलो। इसका आंसर होगा ऑल आर फॉलो, यानी कि ये जो दिए गए हैं चारों सही है, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है और मैंने बतलाया भी है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है ये है एलाइसिन। ऑप्शन नंबर ए इलाइसिन, या फिर ऑप्शन नंबर बी केसिन, या फिर ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी टेनिन। फ्रेंड्स आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है।
जल्दी से इसका आंसर, तो फ्रेंड्स टाइम आउट। तो ये इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बस बी में जो दिया गया है केसिन। दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है, जबकि कैरोटीन जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन, दूध का जो पीला भाग होता है यानी कि जो दूध पीला दिखता है उसमें कैरोटीन की मात्रा होती है। इसको ध्यान में रखेंगे, कैसिन की वजह से दूध उजला दिखता है और कैरोटीन की वजह से पीला दिखता है। फ्रेंड्स कुछ लोग कहेंगे कि दूध तो पीला होता नहीं, तो फ्रेंड्स मैं उनको ये क्लियर कर दूं कि दूध पीला होता है, वैसे मवेशी या फिर व्यक्ति यानी कि महिलाओं में भी होता है और ये मवेशियों में होता है। वैसे महिलाएं या फिर वैसा मवेशी जो हाल ही में बच्चा दी है यानी कि जो गर्भवती थी और वो नए बच्चे को जन्म दी है, तो फ्रेंड्स उसका जो दूध होता है 20 से 22 दिन तक का जो समय होता है या 18 दिन तक का, वो उसका दूध पीला होता है यानी कि उसमें अधिक मात्रा में कैरोटीन होती है जिसकी वजह से वो पीला होता है। और ये बच्चे के लिए यानी कि अगर वो महिला है तो उसमें बच्चे के लिए काफ़ी इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और बहुत सारे मतलब बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के लिए, बच्चे की सेहत के लिए और उसके या क्या क्या कह सकते हैं उसके शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उसी तरह से मवेशियों में भी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि केसिन दूध का उजला भाग और कैरोटीन दूध का पीला भाग। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? आपको बताना है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन या फिर ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन या फिर ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो और फ्रेंड्स सभी लोग लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्रेंड्स ये विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है तो इसको समझिए, किसी भी परमाणु का एक रासायनिक गुण होता है। इसको ध्यान में रखना है कि किसी भी परमाणु का एक रासायनिक गुण होता है जो यह दर्शाता है कि वह परमाणु की सहसंयोजी आबंधों में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का कितनी क्षमता है, यही होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। तो चलिए यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है कि क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था। फ्रेंड्स ये सवाल पहले हो चुका है और ये 2 से 3 दिन पहले हुआ है। 1919 ईस्वी या फिर ऑप्शन बी 1932 ईस्वी या फिर ऑप्शन सी 1942 ईस्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी 1945 ईस्वी। फ्रेंड्स इसका आंसर करेंगे कि ये क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है और जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है 1942। फ्रेंड्स ये क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन ये भारत आई थी 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव को ही क्रिप्स मिशन कहा गया है यहाँ पे। ये 1942 में भारत आई थी और संविधान के निर्माण करने हेतु ये भारत आई थी यानी कि इसमें संविधान के निर्माण करने संबंधी जो भी प्रावधान था वो क्रिप्स मिशन से संबंधित है, इसको ध्यान में रखना है। और ये 1942 में भारत आई थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था। ऑप्शन नंबर ए रविवार को या फिर ऑप्शन बी शुक्रवार को या फिर ऑप्शन सी गुरुवार को या फिर ऑप्शन नंबर डी सोमवार को। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा और आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा और देखते हैं इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आपका टाइमर समाप्त हो चुका है और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है शुक्रवार, सी नहीं बी है, शुक्रवार को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स ईसाई धर्म के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को जाना जाता है ईसाई धर्म के संस्थापक के रूप में। और फ्रेंड्स ये जो ईसा मसीह हैं इनका जन्म बेथलेहम में हुआ था, जेरूशलम के बेथलेहम में। और इन्होंने प्रथम 30 वर्ष जो है ये एक बढ़ई के रूप में व्यतीत किया था और 30 वर्ष के उपरांत ये ईसा मसीह के रूप में प्रकाश में आए और इन्हीं को जो है ईसाई धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड चलिए इसको सूली यानी ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का काम रोमन के गवर्नर पोंटियस ने किया था, इसको ध्यान में रखेंगे साथ में। और चलिए देखें हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत का यूरोप से व्यापार किस जल मार्ग द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर स्वेज नहर या फिर ऑप्शन नंबर बी पनामा नहर या फिर ऑप्शन नंबर सी कील नहर या फिर ऑप्शन नंबर डी अल्बाना नहर। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। फ्रेंड्स जल्दी से ये काउंटिंग जब तक समाप्त होता है, गिनती जब तक समाप्त होती है आपको आंसर कर लेना है क्योंकि 10 सेकंड काफ़ी होते हैं जीके जीएस के किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है स्वेज नहर, यही हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन याद होता है तो उसके लिए 10 सेकंड काफ़ी होता है,
ऑप्शन टिक करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है स्वेज नहर, इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे स्वेज नहर हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है एशिया का कप हॉकी शुरुआत किस वर्ष हुआ था? एशिया कप हॉकी की शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1962 या फिर ऑप्शन नंबर बी 1975 या फिर ऑप्शन नंबर सी 1980 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1982। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। फ्रेंड्स जब तक ये टाइमर समाप्त होता है तब तक इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो टाइमर समाप्त हो चुका है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है 1982। यही हमारा राइट आंसर होगा कि एशिया कप 1982 में स्टार्ट की गई थी। चलिए देखिए हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपको बताना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए विंस्टन चर्चिल या फिर ऑप्शन नंबर बी क्लीमेंट एटली या फिर ऑप्शन नंबर सी मार्गरेट थैचर या फिर ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट वाटपोल। तो फ्रेंड्स आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। फ्रेंड्स जो भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हैं तो जीके जीएस से जो भी प्रश्न आते हैं आप सारे प्रश्न बना के आएंगे, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वास से ही सारी दुनिया टिकी है। चलिए देखते हैं इसका आंसर होगा फ्रेंड्स विंस्टन चर्चिल, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर में जो दिया गया है ये विंस्टन चर्चिल हमारा आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आप द्वितीय विश्व युद्ध की बात चल रही, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? अगर ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इसको ध्यान में रखेंगे और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है लुधियाना किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी या फिर ऑप्शन नंबर बी रावी नदी या फिर ऑप्शन सी व्यास नदी या फिर ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग को बताना है।